नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। बीजेपी आने वाले चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों पर जोर देती नजर आ रही है। इसी क्रम में अब बीजेपी अपने बागी नेताओं की घर वापसी कराने दिखाई दे रही है। जिन नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर निकाला गया था, अब उन्हीं नेताओं की वापसी कराने के मूड में बीजेपी अब दिखाई दे रही है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने लगभग 5000 कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला था। पहले चरण में अवध क्षेत्र के बागियों की वापसी कराई जाएगी। तो बीजेपी की तरफ से ये बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि अब बागियों को वापस बुलाया जाएगा पार्टी में। बता दें कि बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में 5000 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उन बागियों की वापस एंट्री कराई जाएगी पार्टी में। और 2024 लोकसभा को जीतने के लिए तमाम तरह की रणनीति में बीजेपी ने अपनी एक नई रणनीति भी बना ली है, जो कि अब बागियों को पार्टी में वापस करना है। विचार आता है, आपने देखा होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो उनका इस्तेमाल करके 1 साल करके देख लिया, वहां है जवानी है कुर्बान के अलावा और कुछ नहीं है। जो नौजवान है अलावा वहां नारे लगाने की और कुछ भी नहीं है। अगर है कहीं तो भारतीय जनता पार्टी में आशा की किरण है। सबका साथ सबका विकास है। अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। और आप भी मीडिया से, मैं भी पुलिस अधिकारी रहा हूं, बहुत पुलिस के सरकारों में पुलिस अधिकारी रहते हुए सरकारों में काम किया है। बट आज की डेट में अगर यूपी में कहा जाए तो शायद पुलिस अधिकारी के तौर पर, कर्मचारी के तौर पर काम करने का इससे बेहतर अवसर कम सरकारों में मिला होगा। मिनिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू डू द वर्क, फेयर वर्क। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए, बीजेपी की एक नई रणनीति बनी है कि अब बागियों को वापस बुलाया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में ये नई रणनीति बीजेपी की तरफ से है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव जो नजदीक आता जा रहा है, तो जो पार्टियां हैं वो भी अपने जो हथकंडे हैं वो अपनाने में लगी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने जो अभी जो बागी है उनको वापस बुलाने के लिए ये अभियान चलाया है। और तमाम जो नगर निगम चुनाव थे, जो निकाय चुनाव थे, उस पर लेकर जो इनके जो बागी थे वो जो पार्टियों से गए थे, जो पार्टी गतिविधियों को लेकर जिनको निकाला गया था उनको वापस जोड़ने के लिए बीजेपी ने जो है ये रणनीति बनाई है, और जिसमें तमाम जो पार्टी के जो बागी नेता हैं उनको वापस बुलाया जाएगा। जी, क्या लगता है ओवैस, कितना ये भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि नगर निकाय चुनाव में 5000 कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन बीजेपी अब उन्हें वापस बुला रही, तो कितना फायदा पहुंचने वाला है बीजेपी को? जी देखिए, बिल्कुल नंदिनी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाह रही है। देखिए, दरअसल होता क्या है कि जो बागी होते हैं वो पार्टी के लिए जो है नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर जो बीजेपी है वो इस बात को जो है कवायद लगा है और इस बात में जो है वो आंकड़े लगा रही है कि जो उनके बागी नेता हैं वो कहीं उनको नुकसान न पहुंचा दे। और हो भी सकता है कहीं कहीं पे ऐसा भी देखने को मिला है, जो बागी नेता हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो अभी जो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर तमाम जो बीजेपी की जो रणनीति है वो हर एंगल से बीजेपी अपने आप को मजबूत करने में लगी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी जो बागी नेता हैं उनको जो है जोड़ने की प्रक्रिया जो है लगातार जारी है, और इसमें तमाम जो ऐसे बागी नेता हैं जिनको जो चले गए थे उनको वापस बुलाया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फायदा तो होगा ही, क्योंकि देखिए, दरअसल अगर पार्टी में जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं वो जुड़ जाते हैं तो बीजेपी को एक ये फायदा हो सकता है। जी नंदिनी। जी, देखिए, कहा जा रहा है कि अवध क्षेत्र में बीजेपी सबसे पहले बागियों को बुलाएगी, तो अवध क्षेत्र का क्या कुछ अभी तक वर्चस्व रहा है? क्योंकि बीजेपी अभी बता रही कि जो अवध क्षेत्र के बागी हैं उन्हें सबसे पहले पार्टी में शामिल किया जाएगा। जी जी, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि पहले चरण में जो अभी जो अवध क्षेत्र के जो बागी जो है जिनको हटाया गया था, जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो उनको लगा था उस समय पे, तो उनको हटा दिया गया था। तो अवध क्षेत्र के जो अभी पहली प्रक्रिया है, जो उसके अंदर जो लोग हैं, जो बागी नेता थे, उनको बीजेपी जोड़ने का काम करेगी। और बीजेपी का साफ तौर पे
ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अभी इस बात को भी ध्यान दिया होगा कि कैसे बीजेपी पार्टी जो चुनाव है, चुनाव में कोई कमी न छूटे और कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, ये एक बहुत बड़ी अहम बात है। तो इसी को लेकर जो अवध क्षेत्र है, अवध क्षेत्र में जो लोग थे, जो बागी थे, उस समय जो पार्टी से हटा दिए गए थे, जो निकाल दिए गए थे, उनको वापस जोड़कर बीजेपी अपनी पार्टी को और जो 2024 का चुनाव है उसको मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगी है। नंदिनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रयागराज से खबर है, जहां पर बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला करने वाले के मामले में एटीएस अब जांच का दायरा बढ़ा रही है। एटीएस की टीम आरोपी लारेब के घर पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी के घर में घुसी। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान के आने पर लारेब की मां ने गेट खोला। उसके बाद 1.5 घंटे तक एटीएस ने लारेब के कमरे की छानबीन की है, जहां एटीएस की टीम को कई धार्मिक साहित्य भी मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। एटीएस को लारेब हाशमी के रूम से एक पेन ड्राइव भी मिली है। इसके साथ ही आरोपी लारेब का पाक कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। तो खबर प्रयागराज से है, जहां पर अभी हाल ही के दिनों में देखा गया था किस तरीके से लारेब हाशमी नाम का एक शख्स ने बस कंडक्टर पर चापर से हमला किया था, ड्राइवर पर हमला किया था। धर्म का अपमान करने पर युवक किस कदर शैतान बनाया था, जिसने ताबड़तोड़ हमले किए थे। अब कहा जा रहा है कि एटीएस इस पूरे मामले को पूरे तरीके से तलाशने में जुटी हुई है और लगातार एटीएस इस पर छानबीन कर रही है। कहा जा रहा है एटीएस लारेब के घर पहुंची, जहां उसे कई संदिग्ध चीजें उसके कमरे से बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि लगातार एटीएस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है? बताया जा रहा है कि एटीएस आज लारेब के घर पहुंची थी। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए कि हाशमी के घर जिस तरीके एटीएस पहुंचे, क्योंकि इससे पहले जो स्कूल का जो मामला था, स्कूल के अंदर वो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के दौरान एक कंडक्टर के ऊपर जानलेवा हमला किया और उसके बाद जो वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया था और उसमें धार्मिक नारेबाजी भी की गई थी। इस मामले को लेकर के फिलहाल स्कूल की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, उसको जो है इन्वेस्टिगेट करने की जो कार्रवाई की गई, उसके बाद जो कार्रवाई करते हुए साफ तौर से कहा गया है कि उसके साथ जो कार्रवाई की जा रही है उससे जो है जो आने वाले स्टूडेंट है या उनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है उसको भी एक तरीके से सीख मिलेगी। और जो इसके एडमिशन की बात की जाए, इसको आगे किसी तरह की जो पढ़ाई है या फिर एडमिशन है, उन सभी मामलों को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अब इस मामले को लेकर के जिस तरीके से बात की जाए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से सख्त हो चुके हैं। सख्त होने के साथ साथ अब इस मामले की जांच जिस तरीके से यूपी एटीएस को सौंपी गई है, तो एटीएस भी आज उसके घर पहुंची और इस मामले में जांच पड़ताल करने का दावा कर रही है। क्योंकि साफ तौर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो हमला हुआ है, हमले के बाद जो धार्मिक नारेबाजी करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, इन सभी मामलों को लेकर के एक सख्ती का रूप अपनाते हुए पूरी तरीके से जांच की जा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो इस तरीके से एटीएस इस मामले में जांच कर रही है, जांच करने के दौरान उसके पास से जो चीजें मिली है, फिर चाहे पेन ड्राइव की बात की जाए या फिर उसके पास से जो दस्तावेजों की बात की जाए, ये जो मिले उस मामलों को भी तफ्तीश किया है। लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर के क्या कुछ दस्तावेज बरामद हुए, क्या कुछ जांच पड़ताल में अभी तक सामने आया है, इन सभी मामलों में अभी तक किसी तरह की आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, जिससे कि इस मामले को लेकर के साफ तौर से कहा जा सके कि जो हाशमी है उसके पास से इस तरह की चीजें मिली और वो किस संगठन या फिर उसके पीछे जो वीडियो वायरल करते हुए धार्मिक नारेबाजी को लेकर के उसके पीछे वजह क्या रही है। कलीम, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कनेक्शन सामने, किस तरीके से पाकिस्तानी कनेक्शन लारेब के साथ सामने आ रहा है? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से तौर से कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर के एटीएस को लगाया गया, क्योंकि एटीएस जो है चाहे पाकिस्तानी संगठन हो या पीएफआई से जुड़े हुए लोग हो या फिर घुसपैठिए हो, इन सभी मामलों को लेकर के पूरी तरीके से जांच पड़ताल करती है। या आतंकी संगठन को लेकर के बात की जाए, उस मामले को लेकर के जांच करती है। फिलहाल अभी जिस तरीके से इसका जो मामला सामने आ रहा है, वीडियो जो वायरल किया गया था और जो कार्रवाई की गई थी, मुकदमा लिखा गया था, गिरफ्तारी हुई थी। अब एटीएस जो जांच कर रही है, जो पाकिस्तानी कनेक्शन निकलने की जो बात सामने आ रही है, उस पर भी अभी जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि एटीएस ने अभी इस मामले को लेकर के किसी तरह का कोई भी अपना बयान जारी नहीं किया है। उनके द्वारा साफ तौर से केवल एक बात यही सामने आ रही है कि अभी इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल चल रही है, हाशमी से पूछताछ भी की जाएगी, पूछताछ में जो कुछ खुलासे होंगे उसके बाद कहीं एटीएस जो है अपना बयान जारी करेगी। फिलहाल अभी इस मामले को लेकर कलीम, कहा जा रहा है कि लारेब के कमरे की जब छानबीन की गई तो इसमें एक पेन ड्राइव मिला। पेन ड्राइव से क्या कुछ निकलकर सामने आया है अभी तक?
हाँ देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए वही बात तो फिर से कही जा रही है कि जिस जी। तरीके से जिसके पास से दस्तावेज और पेनड्राइव मिलने की जो बात सामने आ रही है, जी। उन दस्तावेज और पेनड्राइव में आखिर ऐसी क्या चीजें एटीएस को मिली है, क्या उसमें चीजें आई हैं, क्या किसी संगठन से जुड़े होने की बात सामने आई है, इन सभी मामलों को लेकर के किसी तरह का बयान सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पेनड्राइव उसके पास से मिली है, पेनड्राइव से कुछ उसको वीडियो भी, उस पेनड्राइव में कुछ वीडियो भी मिले हुए हैं। उस वीडियो के जरिए जो जिस तरीके से जो नारेबाजी की गई, उन सभी पहलुओं पर जांच करने का दावा है। जी, कलीम, लारेब के परिवारजनों ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर? उनका भी क्या कुछ बयान सामने आया है अभी तक? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए लॉरेंस को लेकर के, क्योंकि इस मामले को लेकर के अब ये मामला काफी गर्मा चुका है, क्योंकि जी। एटीएस इस मामले में लग चुकी है, एक बड़ी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि एटीएस तब इस मामले में जुड़ती है क्योंकि जब आतंकी संगठन सामने आता है या फिर पाकिस्तानी संगठन की जो बात की जाए वो सामने आता है। फिलहाल अब जिस तरीके से इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल चल रही है, तफ्तीश चल रही है, और हो सकता है इस मामले में एटीएस इस जो लारेंस है उसको रिमांड पर भी ले सकती है, क्योंकि फिलहाल तो उसकी गिरफ्तारी हो ही चुकी थी, पुलिस तो पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। रिमांड लेने के बाद भी इस मामले में कहीं ना कहीं जांच पड़ताल की जाएगी। परिवार की अगर बात की जाए तो फिलहाल अभी तक इस मामले को लेकर के परिवार की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया कि आखिर इस पक्ष में जो परिवार है वो अपना पहलू रखे, और आखिर जो लारेंस ने इस तरह की घटना किया है और जो वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया था, इसके पीछे आखिर वजह क्या रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रयागराज से खबर है जहां पर लारेब हाशमी के घर आज एटीएस पहुंची हुई थी। लगातार एटीएस छानबीन कर रही है। कहा जा रहा है कि लारेब के कमरे से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं, पेन ड्राइव बरामद की गई हैं और लगातार एटीएस अब उसे रिमांड पर लेकर आगे कहा जा रहा है कि पूछताछ भी करेगी। कानपुर के निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। छात्र ने देर रात तक दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी की थी। रविवार सुबह गॉड को बॉयज हॉस्टल के बेसमेंट में खून से सना शव मिला। सिर पर चोट के निशान पाए गए। महिला मित्र को लेकर विवाद की आशंका है। पुलिस ने 20 से 25 साथी छात्र हिरासत में ले लिए हैं। मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इसके बाद अब ये मामला और उभर गया है। तो ये कानपुर का पूरा मामला है जहां पर बताया जा रहा है कि एमबीबीएस छात्र की एक शव बरामद की गई थी कॉलेज के बेसमेंट में और कहा जा रहा है लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके एमबीबीएस सेकेंड ईयर का जो है उसका शव जो है बेस मिलता है हॉस्टल के, उसके बाद जो है सूचना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी पहुंचते हैं और जांच में पहुंचते हैं। वहीं देर रात जो है उसके मृतक के परिजन जो है छात्र के पोस्टमार्टम पहुंचते हैं। दिखाया जो है आयुक्त से बातचीत, पुलिस आयुक्त से बातचीत, तो पुलिस आयुक्त से बात परिजन काफी नाराज भी थे। हालांकि परिजनों ने कहा था कि यहाँ आ जाएगी, परिजन तो लगा रहा है पुलिस कहीं नहीं इलाज नहीं की और पोस्टमार्टम में मथुरा में कराया गया, लेकिन इसी तरीके से समझ बुझा के परिजनों को जो है छात्र का जो है पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि प्रथम दृष्टिया अभी तक पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन अभी निकल के नहीं आया कि आखिर उसकी हत्या कैसे हुई और क्यों हुई। हालांकि उसके चोट के निशान पाए गए हैं। लगातार परिजन जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं बात करें अगर पुलिस की, तो पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है और छात्र के जो सहयोगी थे या जो मित्र हैं या के जो लोग हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी किसी नतीजे तक पुलिस नहीं पहुंची है कि आखिर हत्या है या आत्महत्या है। लेकिन परिजनों की बात करें तो परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि छात्र की हत्या की गई है। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस कल से ही छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि आखिर छात्र की हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है। हालांकि कई लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। अभी भी पुलिस की जांच प्रक्रिया पूरी जारी है। वहीं कुछ दिन पहले जो है छात्र का बर्थडे था, तो छात्र ने अपने बर्थडे पार्टी जो दी थी वो कानपुर शहर में माल रोड में एक स्थित होटल में जो है पार्टी दी थी। वहीं ये सामने बात निकल के आई है सूत्रों से कि फोटो जो क्लिप थी उस फोटो को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि आखिर उसकी हत्या की गई है या नहीं की गई है। जिस तरीके से बेसमेंट में जो है उसका शव मिलता है, खून से लथपथ शव मिलता है,
वहीं परिजन लगातार जो है पुलिस पर और हॉस्टल कॉलेज प्रबंधक पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं दी गई। बाद में हमको पुलिस चौकी से फोन आता है, तब हम लोग आते हैं। पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन भी चुप्पी साध दे रहा। तो लगातार पुलिस की जांच जारी है। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद पुलिस कब तक इसका खुलासा कर पाती है। हालांकि अभी किसी नतीजे तक पुलिस नहीं पहुंच सकती है, लगातार जांच की बात कर रही है और जांच जारी है पुलिस की। नंदिनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। झांसी में पति अपनी 2 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़कर फरार हो गया और प्रेमिका के साथ भाग गया। पति ने जब फोन किया तो बोला, अब मेरा इंतजार मत करना, मैं किसी और का होने जा रहा हूं। पति पत्नी एक ही गांव के रहने वाले हैं और करीब 2 साल पहले दोनों ने भागकर लव मैरिज की थी। पति ने 7 महीने पहले छत से धक्का देकर अपनी पत्नी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इससे वो चलने फिरने में लाचार हो गई है। अब पत्नी अस्पताल में मदद के लिए हाथ फैला रही है। न तो ससुराल वाले उसकी देखभाल कर रहे हैं और न ही मायके वाले। बेबस पत्नी दर दर भटकने को मजबूर हो गई है। आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।